Hello students, welcome to all. Today we will read class 6th Civics chapter 2nd Diversity and Discrimination विविधता एवं भेदभाव. Introduction of chapter. In the previous chapter we have discussed the meaning of diversity. पिछले चैप्टर में हमने diversity विभिन्नता क्या होती है इस बात पर डिस्कस किया. Sometimes people who are different from other are teased, laughed at, are not included in a certain activities or group. कई बार जो लोग दूसरों से भिन्न होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता. We feel hurt, angry, helpless or sad when friends or other treated us in such ways. कई बार अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. वी लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. इस चैप्टर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं. डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस. विभिन्नता एवं पूर्वाग्रह या पक्षपात. What we are, this is depend on many things such as how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate, and it is especially depend on our geography and history of the place where we live. हम क्या हैं और हम कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पर उस जगह के भूगोल और इतिहास का होता है जहां हम रहते हैं. हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर? यू कैन गेस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी या विभिन्नता है, इस बात का अंदाजा हम इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं कि देयर इज 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. संसार में 8 प्रमुख धर्म हैं. एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और उन सभी 8 धर्मों को मानने वाले लोग जो है इंडिया में रहते हैं. डू यू नो विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म अर्थात ऐसा कौन सा धर्म है जिसको मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ईसाई धर्म. ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है. सेकेंड नंबर पे आता है इस्लाम धर्म और थर्ड नंबर पे आता है हिंदू धर्म. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स इन इंडिया. यहाँ अर्थात इंडिया में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा हैं और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं. प्रेजुडिस पक्षपात. ये दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. परंतु यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती. दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉक ड्रेस विद लाइक अस. क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं. समटाइम्स when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमें भी बहुत अजीब या अपरिचित अनफेमिलियर लग सकते हैं. At times we may not at times we may not understand or know the reasons why they are different from us. कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं. People also form certain attitudes and opinion about others who are not like them. और लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की ओपिनियन या धारणा बना लेते हैं, खास तरह के एटीट्यूड बना लेते हैं. While we forget
दैट एवरी पर्सन इज यूनिक, जबकि हम भूल जाते हैं कि हर पर्सन जो है डिफरेंट होता है। मेकिंग अ फॉल्स impression or wrong attitude for someone in our mind is called prejudice। किसी व्यक्ति को बिना जाने उसके बारे में फॉल्स इंप्रेशन, गलत धारणा बना लेना, गलत एटीट्यूड रखना, ये कहलाता है प्रेजुडिस, पक्षपात। इन अदर वर्ड्स, prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। अगर आसान से शब्दों में कहें तो प्रेजुडिस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को निगेटिवली जज करना, उसे अपने से जो है इंफीरियर देखना, छोटा या निम्न कोटि का देखना। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजुडिस रिगार्डिंग विलेज, कलर ऑफ स्किन, लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि आप आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक गांव का दृश्य एज्यूम कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी कि खेत हैं, उसमें जो है एक किसान बैल के साथ हल चला रहा है और मिट्टी के हाउसेज हैं। ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारी एक धारणा बन चुकी है, गांव ऐसे हैं। बल्कि आज के टाइम क्या है कि समय काफ़ी चेंज हो चुका है। इसी प्रकार जैसे कि कलर ऑफ स्किन की बात करें, अगर हम साउथ की बात करते हैं, जनरली हमारे दिमाग में ये धारणा होती है कि जो साउथ के लोग होते हैं वो काले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी एक व्यक्ति को देख के हम उसकी जगह के सभी लोगों के बारे में जो है एजम्पशन नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज, कई बार हम धारणा बना लेते हैं कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और जिसे इंग्लिश नहीं आती वो कुछ नहीं जानता, मगर ऐसा नहीं है। ये चीज़ें क्या हैं? ये है प्रेजुडिस। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही या पक्षपाती हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, या उनके कलर ऑफ स्किन या वे रीज़न जहाँ से वे आते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणाएं, मतलब ऐसी धारणाएं जिनमें कोई लॉजिक नहीं है और वो जो है समय के साथ ऐसी ही चली आ रही हैं। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, उनके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा या स्टीरियोटाइप। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, or dumb, they are using stereotype। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग या देश के होने के कारण किसी व्यक्ति को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ये क्या है? यह एक स्टीरियोटाइप धारणा है। कुछ लोग यदि कहेंगे कुछ लोग गलत हैं या फिर जो है वो क्राइम करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जहाँ रहते हैं उस स्थान के सभी लोग वैसे ही हों, क्योंकि प्रत्येक इंसान जो है यूनिक है और हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव से हम भली भांति परिचित हैं। What does it mean to be a boy or girls? एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ है? You would say, we are born as boys or girls. It is given. What is there to think about? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू बॉयज और गर्ल्स। आइए हम देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स को लेकर क्या क्या धारणाएं हैं। बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स, बॉयज कैंट वीप। जनरली हम क्या देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, अगर वो लड़का होता है तो हम उसे कोई गन थमा देते हैं खेलने के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर या ऐसे कोई व्हीकल्स। लेकिन जब अगर वो लड़की होती तो उसे हम पहले क्या लाते हैं? डॉल ला के देते हैं। अगर लड़का डॉल से खेलना चाहे तो हम उसे कहते हैं, लड़की हो क्या, ये डॉल लड़कियों के खेलने की चीज़ है। बॉयज कैंट वीप। कई बार जब बच्चे रोते हैं
तो लोग उसे क्या कहते हैं, लड़कियों की तरह रो रहा है। लड़के रोते नहीं हैं, और लड़के रोते नहीं, ये बात उनके अंदर इतनी अच्छी तरह से बैठा दी जाती है कि कल को भविष्य में जब वो बड़े होते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उनका रोना ज़रूरी भी हो, तब भी वो नहीं रोते। क्यों? क्योंकि उनको यही लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। एग्जाम्पल रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्ल चाइल्ड। जनरली लोगों में ये धारणा प्रचलित है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी गर्ल चाइल्ड को पढ़ा नहीं चाहते, फीमेल चाइल्ड को पढ़ा नहीं चाहते। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने सर्वे कराया है उसके बेस पे जो डाटा आया है उससे पता चलता है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं वो गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के कारण ही वो अपनी गर्ल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को चाह के भी स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो लोगों के दिमाग में एक मानसिकता बैठ गई है। यहाँ पे कुछ अदर स्टीरियोटाइप्स दिखाए गए हैं जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बॉयज़ और गर्ल्स को लेके हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स गर्ल्स आर नॉट एग्रेसिव, बॉयज़ आर एग्रेसिव। गर्ल्स आर डिपेंडेंट, बॉयज़ आर इंडिपेंडेंट। गर्ल्स आर इजली इन्फ्लुएंस्ड, बॉयज़ आर नॉट इजली इन्फ्लुएंस्ड। गर्ल्स आर सबमिसिव, बॉयज़ आर डोमिनेंट, एक्सेट्रा। स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू स्पेशल चिल्ड्रन। जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, यानी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, कई बार जब वो पब्लिक प्लेस में जाते हैं या फिर स्कूलों में जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ पे जो मैंने स्लाइड दिखाई, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, और कुछ डिसेबल्ड बच्चों ने अपनी फीलिंग शेयर की है। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोल लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, सोच कर देखिए। सेकेंड, यू लुक सो। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, सो डिफरेंट। बच्ची सोचती है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। नीचे वाली इमेज में, इज हर माइंड ओके। अगर वो चित्र बनाती है तो लोग कहते हैं उसका दिमाग सही है। बच्ची की जो फीलिंग है वो है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। मतलब आप इन बातों से आप सोच सकते हैं कि एक विकलांग बच्चे को, एक डिसेबल बच्चे को कितना कुछ सहना पड़ता है। वो उन्हें कितनी ज़्यादा जो है इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। द चिल्ड्रन यू सी इन इलस्ट्रेशन हेयर वेयर सीन एज डिसेबल्ड। यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में जो है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी फीलिंग्स को दिखाया गया है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड हाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर दिव्यांग। लेकिन वर्तमान में, पहले इनके लिए डिसेबल्ड वर्ड यूज होता था इन बच्चों के लिए, लेकिन इस टाइम जो है इन बच्चों के लिए जो है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है। जनरली इन बच्चों को लेकर, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, उनको लेकर एक धारणा है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना हुआ है। वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। Discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. अगर हम अपनी धारणाओं और प्रेजुडिस यानी पक्षपात के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करें तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम ये मान लें कि वो कुछ नहीं करता तो हम इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, वह डिसेबल है, हम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइप, भेदभाव है। वो गरीब है, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। ये क्या है? भेदभाव है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज आर टेकिंग अप जॉब्स आर स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं,
या किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा नया आता है, या फिर ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस में कोई ऐसा बंदा आता है जो SC ST हो और वहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण हो, ठीक है। हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो सबके यूज़ के लिए कप्स होते हैं, अ, उस कप्स में उसको पीने के लिए नहीं दिया जाता, उसके लिए एक स्पेशल कप लाई जाती है। क्यों? लोगों को लगता है कि नहीं, इसको अगर उसने छू दिया या हमारी कप को उसने छू दिया तो हमें पाप लग जाएगा। दीज आर डिस्क्रिमिनेशन। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल और हैंड पंप और लो। मतलब कि अगर कोई सार्वजनिक वेल है या सार्वजनिक टेम्पल है या जो है आपका कोई पब्लिक पार्क है, ऐसी जगह पर अगर हम लोगों को जाने से रोकते हैं, स्पेशल कैटेगरी के लोगों को, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste use to address themselves. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, so how special prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government referred to this group of people as scheduled caste. दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलितों का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे वर्ग में अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को रखती है। मैं यहाँ बच्चों को जो है ये कास्ट और जो है हमारा वर्ण व्यवस्था है और जो SC और ST में डिफरेंसेस है वो कुछ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है प्री हिस्टोरिक एज, जिसमें आता है आपका पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आता है आपका वैदिक सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था का इन्वेंशन हुआ वो हुआ था आपका वैदिक सिविलाइजेशन में। इसमें 4 वर्ण बनाए गए, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को काम दिया गया लोगों को पढ़ाना, पूजा पाठ कराना। क्षत्रिय जो थे उनका जो मेन काम था लोगों की सुरक्षा करना, और क्षत्रिय धर्म के लोग ज्यादातर राजा हुआ करते थे। वैश्य का काम व्यापार करना। शूद्र का काम होता था लोगों की सेवा करना, दूसरों के खेतों पर काम करना, घरों पे काम करना, इस तरह के। जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक छूत और मतलब टचेबल, और एक अनटचेबल अछूत। छूत लोग जो होते थे वो दूसरों के घरों में काम कर सकते थे और दूसरों की सेवा कर सकते थे। लेकिन जो अछूत लोग थे, अनटचेबल लोग थे, उन्हें गांव के बाहर स्थान दिया गया होता था, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी गांव के अंदर आने के लिए। अगर कभी ऐसा हो कि किसी का कोई पशु मर गया या गांव में कोई गंदगी हो गई तो उसको साफ करने के लिए उन्हें स्पेशली बुलाया जाता था बाहर से। और जब वो आते थे गांव के अंदर तो वो ऐसी कोई आवाज करते आते थे कि सबको पता चल जाए कि इस छोटी जाति के लोग, अनटचेबल लोग अंदर आ रहे हैं। अदरवाइज अगर वो ऐसे आ गए और किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें लगता था कि हाय हमें छूत लग गई, और ऐसी कंडीशन में जो है उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती थी। तो इतना ज़्यादा भेदभाव। अच्छा, भेदभाव का अनुमान तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारे फीमेल्स हैं और जो हमारे SC कैटेगरी के मतलब अनटचेबल लोग थे, या जो शूद्र जाति के लोग, शूद्र वर्ण के लोग थे, महिलाओं और शूद्र वर्ण के लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था और ना तो उन्हें संस्कृत बोलने का अधिकार था। बाद के पीरियड्स में जो कालिदास, आपने सुना होगा, कालिदास जो है इन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हुए हैं। तो जो कालिदास ने जितने भी अपने बुक्स लिखी हुई हैं उसमें जो है उसको उन्होंने संस्कृत में लिखा है। लेकिन जहाँ पर भी जो है उनके ड्रामा में किसी शूद्र का डायलॉग आया है या फिर महिला का डायलॉग आया है तो उसको जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मतलब पूरी बुक संस्कृत भाषा में हो, उसमें कोई पर्टिकुलर डायलॉग्स जो महिलाओं और शूद्र के हों वो जो है आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे।
मतलब इन लोगों को संस्कृत बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एससी एंड एसटी? तो ये जो अनटचेबल या शूद्र जाति के लोग थे, इनको एससी एसटी में रखा गया। और जो एसटी एसटी जो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं वो स्पेशली जो है जंगलों में रहते हैं, मतलब जो मेन सोसाइटी है उससे कट के काफ़ी दूर अलग सोसाइटी बना के रहते हैं। इनका ज़्यादातर जो एसटी समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका जो कल्चर है वो स्पेशली फॉरेस्ट बेस्ड है। मतलब कि वनों में ही झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। वनों से ही जो है अपना फल फूल एकत्र किया, गैदरिंग किया। वनों में ही उन्होंने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया और बाहर के लोगों के साथ जो है एक्सचेंज किया या फिर जो है बाहर के लोगों को सेल किया। तो ये उनकी इकोनॉमी है और उनका वो आज भी जो है ट्रेडिशनल कल्चर्स को फॉलो करते हैं। वो जो है लोगों के साथ जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनके साथ वो मिक्सअप नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है एसटी कहलाते हैं। जो दूर दराज वनों में जंगलों में रहते हैं वो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। स्टोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने हमारा संविधान लिखने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। हमारे संविधान का फॉर्मेशन करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने इसकी ड्राफ्टिंग की थी संविधान की, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जनपद में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। जो भीमराव अंबेडकर थे वो महार जाति के थे। महार जाति एक दलित जाति थी। इसको ये अनटचेबल इनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। महार जाति के जो लोग होते थे वो काफ़ी गरीब होते थे, उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते थे। और ये जो लोग होते थे महार जाति के लोग, वो गांव से काफ़ी बाहर रहते थे। उनको गांव के अंदर आने की भी इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एडवोकेट बनने के लिए, वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक बुक में अपनी एक पर्सनल फीलिंग शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि मुझे जो है इस कास्टिज्म का, जातिवाद का पहला अनुभव 1901 में 1901 में हुआ, जब मैं केवल 9 साल का था। उन्होंने कहानी बताया जो मैं आपको सुनाती हूँ। मैं महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गया था। बड़ी ही देर तक हमने इंतजार किया पर स्टेशन पे कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर बार बार हमसे पूछने आता। उसने हमसे टिकट भी मांग कर देखी। उसने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और ना तो पिताजी और ना ही उनका नौकर कोई भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाया। काफ़ी शाम हो गई, अंधेरा होने लगा था। कोई भी वहाँ पर ना तो पिताजी ना ही उनका नौकर आ पाए। बाद में उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। हमने कहा कि हमें कोरेगांव जाना है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि कोरेगांव जाना है, अच्छा आप कौन सी जाति के हैं? जल्दी से उनके मुख से निकला कि हम महार जाति के हैं। ऐसे उन्होंने कहा ड्रेस तो उन्होंने ऐसी पहन रखी थी कि उन्हें देखकर लगता था कि वो ब्राह्मण बच्चे हैं। ये सुनते ही कि वो महार जाति के हैं, स्टेशन मास्टर तुरंत अपने कैबिन में घुस गया। लड़के बहुत ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखते गए, लेकिन वे समझ गए थे कि कहीं ना कहीं उसके मन में महार जाति के प्रति घृणा का भाव है। सूरज छिप चुका था, अंधेरा होने लगा था। बाद में स्टेशन मास्टर फिर से लौट कर आया। हमने उसको बोला कि अगर बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम आराम से कोरेगांव जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने स्टेशन मास्टर को बताया कि हम महार जाति के हैं, उस समय अन्य लोगों ने भी ये सुन लिया था और कोई भी ऐसा तांगे वाला या बैलगाड़ी वाला नहीं था जो दोगुना किराया देने के बावजूद भी हमें ले जाने के लिए तैयार होता। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि जाति आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है,
बल्कि उन्हें वो आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव को दूर करने के लिए जनरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर, जैसे हमारी बुक में चैप्टर्स होते हैं, 22 चैप्टर्स यानी 22 भाग हैं। उसके थर्ड भाग में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड भाग में जो मौलिक अधिकार से फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है, उसमें आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके बर्थ प्लेस, उसके रिलीजन, उसकी प्रजाति, उसकी जाति या उसके सेक्स के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के कार्यों पर रोक लगाता है, अर्थात हम किसी व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस पर प्रवेश करने, मंदिरों में जाने या फिर जो है पब्लिक हैंडपम्प या पब्लिक ट्यूबवेल्स का यूज करने से नहीं रोक सकते हैं। डू यू नो हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपके साथ अनटचेबिलिटी का बिहेव किया जाए, आपको अछूत माना जाए, या फिर जो है आपके साथ जो है रिलीजन या कास्ट या रेस या बर्थ प्लेस के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो आप इसके खिलाफ जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके केस लड़ सकते हैं, और वो व्यक्ति जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसको आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के अंत में प्रेम्बल दिया हुआ है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की लैंग्वेज है, प्रेम्बल की लैंग्वेज है, वो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारा जो प्रेम्बल है, सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी, यही बाद में जो है इसको संविधान की प्रेम्बल के रूप में जो है एक्सेप्ट किया गया। हमारा जो पूरा प्रेम्बल है उसमें जो कुछ स्पेशल टर्म्स यूज हुए हैं उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य यानी देश, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भारत का एग्जांपल लेती हूँ। इंडिया है, इंडिया क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब इंडिया का कोई राज धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों के समान रूप से विकास के लिए कोई योजना बना सकता है। Secularism is a principle that involves two basic propositions. The first is the strict separation of the state from religious institution. The second is the people of different religion and beliefs are equal before law. इसके अलावा राज्य जो है कोई ऐसी जो है चीज़ें नहीं बनाएगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगा जिसमें जो किसी विशेष धर्म के लिए हो और अलग धर्म के लोगों को उसे मानना पड़े। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि राज्य का कोई एक विशेष राज धर्म नहीं होगा, वो उस जगह पर जितने भी धर्म है सभी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के रूप में के लिए समान रूप से काम करेगा। ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगा जहाँ पर किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जाती है और अदर धर्म के लोगों को उसे मानने के लिए बाध्य किया जाए। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जहाँ पर जो हमारा हेड होता है वो, या जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी रिपब्लिक गवर्न्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जो शासन चलाया जाता है वो जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो डेमोक्रेसी की डिफिनेशन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है।
तो ये डिफिनेशन दिया गया अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा। सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। इट इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू टेक एनी डिसीजन regarding with internal or external matter of the country. It makes a state independent and supreme. Sovereignty का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब कि ये जो sovereignty है, संप्रभुता है, ये राज्य का, स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है। अगर किसी देश के पास संप्रभुता है तो सही मायने में वही एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो सकता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि वह पावर जिसके तहत व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब भारत ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आता था, ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश कॉलोनी था, उस टाइम पे क्या था कि इंडिया के जितने आंतरिक निर्णय या फिर दूसरे देशों के साथ उसको ट्रीटी करनी हो, संधि करनी हो, दूसरे देशों के साथ युद्ध करना हो, वो सारे निर्णय कौन लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। लेकिन आज क्या है, इंडिया का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो दूसरे देशों के साथ संधि करने के लिए, युद्ध करने के लिए फ्री है। उसे किसी से जो है परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए भी वो फ्री है। तो ये क्या है? सॉवरेनिटी। जब देश स्वतंत्र होता है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए, तो उसको कहते हैं संप्रभुता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।